हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ देश दीपक। और आज हम लाइव सेशन कर रहे हैं। आज का जो हॉट टॉपिक है हमारा फार्म बिल। तो फार्म बिल को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने जो रिकमेंडेशंस थी किसान बिल की, तो आज हम उनके दोनों विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द फार्म बिल एंड किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद मैंने इनको देखा और मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मुझे कुछ इस पर बताना चाहिए। जैसे कि इस बार अध्यादेश लाकर सरकार ने 3 बिल लागू करे। तो उन तीनों बिलों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 3 बिल हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो है वो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, यानी कि मूल आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा अधिनियम। बेसिकली ये जो पहला बिल है जो कि कह रहा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बिल, बेसिकली ये क्या करेगा कि कई सारे जो किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। हम वन बाय वन सारे बिल्स के जो प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन मैं आपको क्विकली जल्दी से मैं तीनों बिल आपको बता देता हूँ। जो पहला बिल है वो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। जो दूसरा बिल है वो है हमारा फार्म प्रोमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। और जो हमारा थर्ड है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भंडारण अधिनियम। तो हम तीनों बिलों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसकी क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्यों इसका विरोध हो रहा है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये बिल का विरोध क्यों हो रहा है। कई लोग किसी दूसरे टाइप के एलिगेशन लगा रहे हैं, कई लोग कोई दूसरे टाइप के एलिगेशंस लगा रहे हैं। सरकार अपना स्पष्ट रुख नहीं कर रही है, किसान अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। कई प्रकार के अमेंडमेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हम इसके बारे में विषय में बात करेंगे। बात करते हैं 1991 में जब एलपीजी लागू की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उस वक्त भी कई सारे लोगों ने ये इस बात का विरोध किया था कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो सारी नौकरियां चली जाएंगी, लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, प्राइवेट कंपनियां हर चीज पे अधिकार कर लेगी। लेकिन वी हैव टू क्विकली इन आवर माइंड दैट प्राइवेटाइजेशन इज अ नॉट टू बैड फॉर आवर कंट्री, इट इज अ नीड ऑफ आवर। ये आज की ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत क्यों है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि दिस होल वर्ल्ड इज नाउ इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, इट्स अ ग्लोबल विलेज। तो आपको अपना प्रोडक्ट बाहर बेचना है तो कुछ चीज़ें आपको बाहर से इंपोर्ट भी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हम बेचते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो सब चीज़ें एक ग्लोबल सिनेरियो से तय होता है। सो हम वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द फार्म बिल्स। तो क्विकली कम टू अवर टॉपिक। जो पहला बिल है वो कहता है कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य, यानी कि सरकार का इस बिल में कहना है कि जो भी, कई लोगों के मन में संशय है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, बट एमएसपी खत्म नहीं होने वाली। उसका एक रीज़न है कि सरकार एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड मॉनिटरी कमेटी, ये क्या करता है कि जो हमारी 6% मंडियां हैं उनको ई नेम से कनेक्ट कर रखा है। ई नेम एक पोर्टल होता है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन जाकर उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास किसानों का कहना है कि किसी बिल में कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज 90% अभी भी लोग आउट ऑफ द टाउन जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बाहर बेचते हैं। जो 6% जो लोग बेचते हैं किसान, वो सिर्फ मंडियों में बेचते हैं ऑन अ एमएसपी रेट। आउट ऑफ दैट 94% लोग बाहर बेचते हैं। ठीक है। तो जो 94% लोग बाहर बेचते हैं उनके लिए सरकार ने दूसरा बिल लेके आई जिसका नाम है मूल आश्वासन पर बंदोबस्त, फार्म एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या होगा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि कोई
प्राइवेट कंपनी है, उसको चिप्स बनाने हैं, आलू बनाने हैं, कोई बिस्किट बनाना है, तो उसको आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन चीज़ों को ग्रेस्प करने के लिए क्या होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी, लेट से ब्रिटानिया कंपनी है, वो पहले से ही जाके किसानों से एक कांटेक्ट करेगी, जिसमें किसान बाजार में एक रेट, अगर गेहूं का 20 रुपये है, 10 रुपये है, उसको कोई फ़र्क नहीं, उसने तय कर दिया 50 रुपये। तो मार्केट में प्राइस कम रहे ज़्यादा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऑन द अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मिंग वो सेम अमाउंट आपको मिलेगा। दिस इज़ द प्रोविज़न ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मिंग। ठीक है, अब किसानों का इसमें क्या मत है? किसान कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फार्मिंग करेंगे तो कौन इसमें बिचौलिया बनेगा, किस तरीके से लोग इसका, किसके देख रेख में एग्रीमेंट होगा। तो उसके लिए भी सरकार ने एक क्लॉज किया हुआ है। लेट मी क्लियर यू। गवर्नमेंट मेक ए क्लॉज ऑन दैट द मीडिएटर बिटवीन द फार्मर्स एंड द प्राइवेट कंपनी विल बिकम एन SDM, मीन्स एक अनुबंधीय अधिकारी। मतलब कि जो ग्राम लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी होते हैं, उनकी देख रेख में ये पूरा कांटेक्ट होगा, एक आपस में एक अनुबंध होगा। ये कांटेक्ट होने के बाद कोई भी कंपनी से कोई भी किसान इस कांटेक्ट को तोड़ के बाहर जा सकता है। अगर मार्केट के बाहर उसे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है कांटेक्ट के अलावा, तो वो बेच सकता है। उसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि वो कांटेक्ट को नहीं तोड़ सकता। ही इज़ टोटली आउट ऑफ द फ्री, वो बाहर जाके अपनी चीज़ों को बेच सकता है। ठीक है, अभी मैं आऊँगा, इसकी डिस्कस करूँगा कि इसमें और क्या खामियां हैं, क्या चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो बिल है, आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण। चूँकि पहले क्या होता था कि हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को स्टॉक करके नहीं रख सकते। स्टॉक करने का मेरा मतलब है कि पुराने ज़माने में लिबरलाइजेशन से पहले कई लोग बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते थे। स्टोर करने का मतलब था कि कोई दुकानदार है, डायरेक्ट डीलर से माल आया डीलर के पास, कंपनी से माल आया डीलर के पास, और वो उसको स्टॉक करके रख सकता है। कितना स्टॉक कर सकता है, उसकी एक लिमिट लगा रखी थी भारत सरकार ने। लेकिन अब भारत सरकार ने वो लिमिट हटा दी है। वो लिमिट हटा दिए, उसका एक रीज़न दिया गया है कि अगर कोई किसान, मान लो मार्केट में किसी गेहूं की कीमत चल रही 1600 रुपये, और किसान चाहता है कि मुझे उससे ज़्यादा कीमत मिलनी चाहिए, तो वो किसान उस चीज़ को स्टोर करके रख सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई अगर कम है और कीमत उसकी बढ़ गई, तो सरकार के द्वारा या किसान अपना माल किसी को भी बेच सकता है ज़्यादा कीमत पे। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इससे काला बाजारी बढ़ सकती है। हो सकता है काला बाजारी बढ़ सकती है, पर किसानों को इस विषय में भी सोचना चाहिए कि जो पहले एक लिमिट थी, सरकार को भी इस विषय में ध्यान रखना चाहिए कि एक लिमिट, एक सर्टेन अमाउंट तक लिमिट लगा के इसको रखना चाहिए। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि एक सर्टेन लिमिट होने के बाद प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। दे कैन पुट अ restriction over private company by which they can, the government will sure to the farmer and assurance to the farmers। ठीक है, जो दूसरा बिल है, मूल आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा अधिनियम, ये है प्राइस बिफोर फार्मिंग। हम लोग किसान से पहले ही एक अनुबंध करेंगे और प्राइवेट कंपनी अनुबंध करेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, जिसके द्वारा वो अपना माल फसल पकने के बाद बाहर भी बेच सकती है, MSP पे भी बेच सकती है, जिस मर्जी पे आप बेचना चाहें उस मर्जी पे बेच सकती है। ठीक है, जो तीसरा बिल है वो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, यानी कि APMC। मैं अपना ऑल इंडिया में कहीं भी, मान लो मेरी प्याज अगर महाराष्ट्र में पैदा हुई और उस प्याज की कीमत मुझे मिल रही 5 रुपये किलो, और वही सेम प्याज अगर उत्तर प्रदेश के किसी लखनऊ ज़िले में वो मिल रही है मुझे 10 रुपये किलो, तो ये किसान के पास एक कैरियर रहेगा कि वो अपनी प्याज को महाराष्ट्र से लखनऊ में बेच सकता है। सो दिस वाज द बेनिफिट्स ऑफ द फार्म लॉ। और कोई भी अगर बिल आया है तो पहले उसको एटलीस्ट लागू होने दें। उसका अगर कोई चेंज होगा या उसका कोई ड्रॉबैक नज़र आएगा तो हम उसको बाद में भी संशोधन कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द लॉस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल।
नॉट फॉर द नॉट फॉर द डिसअश्योरेंस फॉर द पीपल। तो हो सकता है कई सारे लोगों को इनसे इतनी सहमति ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक समय की मांग थी। हम ऑलरेडी 30 साल पीछे चल रहे हैं। इसका वजह यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो विदेशों में बिक ही नहीं पाते हैं। विदेशों में हमारे प्रोडक्ट ये कह के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबल टर्म्स पे लागू ही नहीं होते, मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो ग्लोबल लेवल पे मीट ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें जो किसान होते हैं उनका प्रोडक्ट बाहर बिक ही नहीं पाता और इंडिया में सरप्लस चीज़ें हो जाती हैं, तो उसकी कीमतें डाउन होने लगती हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि कीमतें इंडिया में किसी भी चीज़ की डाउन होने की ये भी है कि अगर हमारे पास माल सरप्लस है लेकिन वो विदेशों में नहीं बिक पा रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे जो स्टैंडर्ड है, हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो विदेशों में नहीं चल पा रही, उस लेवल का नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी किसानों के प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके सरकार ने जो ये चेंज किए हैं, मुझे लगता है काफ़ी ठीक ठाक चेंज किए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट होने चाहिए वो ये है कि एसडीएम लेवल के जो अधिकारी हैं उसको हटा के उनको कोर्ट में भी जाने का ऑप्शन देना चाहिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई बार होता है कि प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानियाँ करने लगती हैं और किसान की फिर सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता है। तो हो सकता है कि सरकार इस चीज़ को कोर्ट में भी ले जाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन कर सकती है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और एक जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी कि जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें, उस पर जो लिमिट हटाई गई है, एक सर्टेन अमाउंट तक लिमिट होनी चाहिए। इससे मार्केट में काला बाजारी को बल नहीं मिलेगा और जो काला बाजारी वो थोड़े हद तक रुकेगी। तो 1991 के बाद जिस तरीके से एलपीजी का विरोध हुआ था, सेम टू सेम वही विरोध अभी किसानों के बिल, इन 3 बिलों के लिए हो रहा है। लेकिन ये समय की मांग है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो देर आए दुरुस्त है, और किसानों की जो स्थिति है उस हिसाब से मुझे लग रहा है जो 86% सीमांत किसान है, सीमांत किसान का मतलब होता है जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ से भी कम है, वो सारे 86% किसान हैं इस देश में। तो उनको ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है। हो सकता है कि उनको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे और वो अपनी कीमत का एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट अमाउंट वो पा सकते हैं। इसका जो विरोध हो रहा है वो अननेसेसरी है, मुझे नहीं लगता। बिना कुछ जाने उसका जो एजिटेशंस हो रहे हैं, इसका जो विरोध हो रहा है, वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार है। हाँ, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में गवर्नमेंट उसमें एक लिमिट लगा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, प्राइस बिफोर फार्मिंग, उसके लिए मीडिएटर गवर्नमेंट को खुद बनना चाहिए। और एक एमएसपी पे हमेशा दिक्कत रहती है। सरकार की भी मजबूरी है कि एमएसपी अगर बढ़ा दिया जाएगा ऑन ए CACP मोड, जो कि हर साल रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि एमएसपी बढ़ना चाहिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो मुझे नहीं लगता एमएसपी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि माल जब बाहर नहीं जा पाता है, इंडिया में ही देखते हो आप, FCI के गोदामों में रखे रखे सड़ने लगता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स ग्लोबल सिनेरियो में सोचना पड़ता है। तो हो सकता है इनको तीनों बिलों को लागू होना चाहिए, उसके बाद इसकी बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को बाद में डिस्कस किया जाना चाहिए। क्योंकि बिना किसी संशय के जो कई सारी राजनीतिक दल हैं इसको काला कानून या कई तरीके की चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन इनकी क्लॉजों में, क्लॉज बाई क्लॉज, इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है जो कि किसानों को थोड़ा सा भ्रमित करे। हाँ, कुछ नॉर्म्स और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन पे सरकार को केयरफुली बैठकर सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। और आगे हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में कि इस बार के बजट में कई सारे दल जो बोल रहे हैं क्या बजट रहा, इसकी क्या क्या खूबियाँ रहीं, क्या ड्रॉबैक्स रहे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक इट एंड यू enjoy that. Thank you so much.